नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने बुक बैंक सीरीज को लेकर के, और जो बुक कवर कर रहा हूं वो है विपिन चंद्रा जी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, इसमें लगातार हम अध्यायवार चर्चा कर रहे हैं MCQs के माध्यम से, और इस क्रम में वर्तमान समय में हम अध्याय नंबर 11 में हैं, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से 1918 के दौरान हमको देखने को मिलता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो अध्याय 11 है, इसका बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो हम कवर कर चुके हैं, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सब चीजें पहले ही कवर करी जा चुकी हैं। इसके अलावा ये वाले पोर्शंस जो हैं, ये भी सारे कवर हैं। और कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि सांप्रदायिकता का विकास जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। आज हम राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद आगे होम रूल लीग इत्यादि को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये सारी चर्चा हम लोग MCQs के माध्यम से रखेंगे, और आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि जैसे ही MCQ आपके सामने आएंगे, शीघ्रता के साथ आप उसे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसका आंसर यानी कि रिप्लाई जो है वो करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान रखना ये जरूरी कि आप आंसर्स जो है वो सिर्फ ABCD के रूप में दीजिए। पूरा का पूरा विकल्प लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं एक्सप्लेनेशन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मैं पूछता हूं, यदि आपको मालूम हो तो जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद आप बुक रीडिंग जरूर करिए, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 का संभवतः भाग 5 है, जहां तक अगर मैं सही हूं तो। दिस इज अ 5th पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और मतलब अमूमन खत्म होने के कगार पर है ये चैप्टर। बहुत सारी चीजें हमने इसमें जानकारी में दी हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से मेंस से क्वेश्चन जो है बनने की संभावना अच्छी है, ठीक है। मेंस में इससे अच्छे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। बहुविकल्पी प्रश्न बहुत कठिनाई से इसमें बनाने को मेरे को मिला है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इसमें यदि अगर उत्तर लिखन के लिए अगर कुछ पूछना हो तो अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है। मसलन सांप्रदायिकता को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ था, आधुनिक राष्ट्रवाद और उसके साथ साथ आप नरमपंथियों की विचारधारा को किस प्रकार से समझते हैं, इत्यादि कई सारे प्रश्न जो मेन से रिलेटेड हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। और ये विचार आपको इस चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से मिलेंगे। मैंने कोशिश करी है उन विचारों को आपको पिछले 4 अध्यायों में समझाने की, और आज के अध्याय में भी हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पर रखा हुआ है। आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके ये बताने का प्रयास करिए कि इनमें में से कौन सा सही है। कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी और धार्मिक तथा सामाजिक मामलों में दखल नहीं देगी। तो ये राष्ट्रीय जो है, ये पॉइंट जो है इसके समक्ष आना चाहिए था। शायद अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आई होगी। बाय द वे, आप क्वेश्चन ठीक तरीके से पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पे एक प्रश्न करने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस के 1886 अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी और धार्मिक तथा सामाजिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगी। राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राष्ट्रवादी आंदोलन सभी भारतीयों को साझे राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक हितों के आधार पर एकबद्धता करने का प्रयास करते हुए उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सावधानी पूर्वक रक्षा करेगा। अब देखिए, यहां पर एक कथन है और एक कारण दिया हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जब यहां पर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, तो राष्ट्रवाद में कुछ समय बाद धीरे धीरे देखा जाए तो सांप्रदायिकता का जहर जो है वो घुलना शुरू हो गया। सांप्रदायिकता का जो जहर है वो धीरे धीरे घुलना शुरू हुआ, और जब ये सांप्रदायिकता का जहर घुलना शुरू हुआ तो इसने सबसे पहले जिस पर असर डाला वो था धर्म, ठीक है। वो क्या था? धर्म पर असर डालना शुरू किया। और धर्म में मुख्यतः अगर देखें तो हिंदू और मुस्लिम जो एकता थी वो अब इस राष्ट्रवादिता के काफी ज्यादा आड़े आने लगी थी, जिसमें संप्रदायवाद जब उदय होता है तो हिंदुओं के हित जो है वो अलग दिखने लगते हैं और मुस्लिम्स के हित जो है वो अलग दिखने लगते हैं। ये अलग बात है कि शुरुआत में ये देखने को मिलेगा, आप इस किताब में भी पढ़ेंगे, जिसमें कई ऐसे स्पष्ट कारण दिए गए जिसमें ये माना गया कि जो मुस्लिम जनता है शायद उस समय उसमें सांप्रदायिकता का भाव तेजी से विकसित हुआ। उसके कई सारे कारण भी मैंने पिछले सेशन में आपको बताए थे। कोई भी चीज घटित होने के पर्याप्त कारण होते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है, ये समझना होगा हम लोगों को। लेकिन बाद में आगे चल करके हिंदुओं में भी पर्याप्त मात्रा में सांप्रदायिकता का भाव पैदा हुआ, और इसी ने आगे चल करके हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, इस्लाम के बीच में बड़े दरार पैदा किए थे। तो उन तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर यहां पर हमें समझना है कि राष्ट्रवाद सांप्रदायिकता के माध्यम से धर्म को अलग अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है।
तो अब दिक्कत ये आती है कि जब हमें आजादी चाहिए तो आजादी के लिए ही ये राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अब अगर राष्ट्रवादी आंदोलन अलग अलग तरीके से चलाए जाएंगे, हिंदू अलग तरीके से राष्ट्र को मुक्त कराना चाहेगा, मुस्लिम अलग तरीके से राष्ट्र को मुक्त कराना चाहेंगे, तो स्वभावतः इसकी परिणति यह होगी कि एक हिंदू राष्ट्र स्वतंत्र होगा, एक मुस्लिम राष्ट्र स्वतंत्र होगा। दुर्भाग्यवश अंततः यह सत्य भी हुआ, लेकिन शुरुआत में यह किसी को मालूम नहीं था। शुरुआत में तो सिर्फ इतना था कि अपने अपने हित हमको साधने को मिल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टि जो है वो दूरदृष्टिता पूर्वक होनी चाहिए। अगर आपने शुरुआत इस तरीके से करी थी तो उसके दूरदृष्टि परिणाम क्या हो सकते थे या दूरगामी परिणाम क्या हो सकते थे, इसका ध्यान रखना उस समय के लीडर्स को आवश्यक था। लेकिन शायद कुछ मिसिंग था, उसी मिसिंग पॉइंट को यहां पर सही करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा ये लगातार चीजें फैलाई जा रही हैं कि हिंदू जो हैं वो कांग्रेस के माध्यम से अपने हित साधने में लगातार जुड़े हुए हैं। इस बात में वो सफल हो जाएं उससे पहले यहां पर जो भेदभाव प्रकट हो रहा है उसके ऊपर पूर्णविराम लगाने का प्रयास 1886 की कांग्रेस अधिवेशन में स्वयं दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी पारसी थे और उन्होंने ये बोला कि हिंदू मुसलमान से इतर यहां पर कांग्रेस में जिस मुद्दे पर चर्चा होगी, उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी, यानी कि ऐसे ही मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जो राष्ट्रवाद से रिलेटेड हो, राष्ट्रहित से रिलेटेड हो, अंततः राष्ट्र का ही भला चाहते हैं। और जब हम राष्ट्र की कल्पना करने लगते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं आता। मसलन अगर आप सोचते हैं राष्ट्र के अंदर धर्म होता है तो होता है, राष्ट्र के अंदर जाति होती है तो होती है, वर्ग होते हैं, वर्ण होते हैं, लोग होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब, पूंजीपति, सब होते हैं राष्ट्र के अंदर, लेकिन इनमें में से कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के ऊपर नहीं होता। इस बात को समझाने का प्रयास 1886 में दादा भाई नौरोजी अपने कांग्रेस अधिवेशन में कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार से धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखलंदाजी कांग्रेस नहीं करेगी। अब ऐसा क्यों करना पड़ा दादा भाई नौरोजी को, उसके पीछे क्या कारण थे? देखते हैं कि क्या यह कारण सही है। लिखा है, राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राष्ट्रवादी आंदोलन सभी भारतीयों के साझे राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक हितों के आधार पर एकताबद्ध करने के प्रयास करते हुए धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सावधानीपूर्वक रक्षा करेगा। अब दिक्कत यही है, अल्पसंख्यकों को लेकर के यहां पर दिक्कत है, और वो दिक्कत ये थी कि उनके मन में ये डाउट था कि क्या ये राष्ट्रवाद कहीं ऐसे राष्ट्र को तो जन्म नहीं देगा जो किसी एक संप्रदाय के लिए हितकारी हो, जो कि लोगों के मन में भावना आने लगी थी। उसी चीज को यहां पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया, और ये विश्वास दिलाने के लिए एक बार इन राष्ट्रवादी महोदय के द्वारा ये आह्वान किया गया और घोषणा की गई। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये डाउट शुरू हो चुका था, इसलिए इस डाउट को दूर करने के लिए यह बात 1886 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया। विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि राष्ट्रवादी आंदोलन सभी भारतीयों के साझे राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक हित के लिए है। इसमें हिंदुओं का राष्ट्रीय आर्थिक हित नहीं है, मुस्लिम्स का ही आर्थिक हित नहीं है, सिखों का ही नहीं है, ईसाइयों का ही नहीं है, पारसियों का ही नहीं है, बौद्ध, जैन, यहूदी, सबके लिए है जो इस राष्ट्र में, यहां तक कि अंग्रेजों के लिए भी, परंतु उन्हें इस राष्ट्र का होना चाहिए। अब राष्ट्र का होने का मतलब क्या होता है? जन्म लेना नहीं। राष्ट्र का मतलब जिसके हित में आप सोचते हैं आप उसके हो जाते हैं, है ना? जिसके हित में आप होते हैं आप उसके हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर राष्ट्र हित में सोचते हैं और यदि वो राष्ट्र भारत है तो आप भारत के हो जाते हैं। यही साधारण सी परिभाषा है। तो उस समय ये चीज जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से यदि अगर हम देखें तो कथन ए में जो कही गई बात है उसके पीछे तार्किक कारण आर जो है वो स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। इसके पीछे ये कारण हमको जरूर समझ में आता है। तो इस आधार पर यदि अगर हम देखें तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारी चीजें इसमें आने जाने के प्रयास में हमको जुटी हुई दिखाई देती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसी में एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं जो कि बहुत जरूरी है। जैसे कि 1886 की तो ये बात है, 1889 की मैं बात कर लेता हूं। 1889 में कांग्रेस में प्रस्ताव पारित हुआ, कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव जो मुस्लिम जनता के लिए हितकारी नहीं है के पक्ष में यदि अगर मुस्लिम बहुमत होता है कांग्रेस के अंदर तो ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण शब्दों में मैं बता देता हूं क्या कहा मैंने। कांग्रेस के अंदर हिंदू और मुस्लिम सभी लोग हैं। मान लेते हैं कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ जो मुस्लिम हितकारी नहीं है। इस बात को कांग्रेस के अंदर शामिल जो मुसलमान लोग हैं
मुस्लिम सदस्य हैं, अगर उनके बहुमत ने इसको खारिज कर दिया है तो ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा नहीं लाया जाएगा। यह बात भी इसी चीज के विश्वास के लिए कही गई थी कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस जो है वो सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रख रही है। इस बात का ध्यान रखा जाए, विश्वास दिलाने के लिए, जो कि खास कर यह विश्वास मुस्लिम संप्रदाय को नहीं हो पा रहा था। यह चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है, क्योंकि 1870 के दशक के बाद ब्रिटिशर्स के जो अप्रोच हैं मुस्लिम्स को लेकर के वो बदल गए थे। 1870 से पहले मुसलमान उनके बड़े दुश्मन थे, उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाता था, फांसियों पर चढ़ाया जाता था, उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे और इस दृष्टि से देखते थे कि इनके अंदर रुष्ट राष्ट्रवाद जो है वो आतंक की परिभाषा को लेकर के प्रदर्शित होता है, ऐसा अंग्रेजों के मन में विचार आता था। लेकिन जब उन्हें यह मौका मिला कि इन्हीं मुसलमानों के माध्यम से हम हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने 1870 के बाद मुस्लिम हित के कार्य करने शुरू किए और उन मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट करना शुरू कर दिया जो ब्रिटिश संप्रदायवाद के या ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समर्थक थे, और उनके माध्यम से यह जहर घोलने का प्रयास किया गया। तो उस जहर घोलने के प्रयास में ब्रिटिशर्स सफल ना हो, इसलिए उन मुस्लिम्स जनता के मन में जो कह सकते हैं दोष आ रहा था, उस दोष को दूर करने के लिए सारे प्रयास किए गए थे, जिसमें से एक ये 1886 वाला और एक 1889 वाला। इसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि ऐसी चीज जिसमें बहुमत शामिल हो जाए मुस्लिम समर्थकों का, सदस्यों का, कि भाई ये मुसलमानों के हित का नहीं है, तो कांग्रेस उसे पारित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं प्रश्न में। लिखा है, देश के आर्थिक पिछड़ेपन ने भी जो औपनिवेशिक अल्प विकास की देन था, संप्रदायवाद के उदय में किस प्रकार से सहायता करी। साधारण तौर पर यह पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद जो था, यानी जिस समय, आप ऐसे समझिए, जिस समय अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे, तो जिस समय अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो भारत जो है वो आर्थिक पिछड़ा था, और भारत के आर्थिक पिछड़ा होने की वजह भारत स्वयं नहीं, इन अंग्रेजों की कॉलोनाइजेशन था, औपनिवेशीकरण था। तो जो इनका कॉलोनाइजेशन है, जिसकी वजह से भारत आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, तो उस आर्थिक पिछड़े हुए भारत ने किस प्रकार से संप्रदायवाद के विकास में योगदान दिया। मतलब जब व्यक्ति गरीब हो गया भारत में, जो कि अंग्रेजों के कारण गरीब हुआ, तो उस गरीबी ने किस प्रकार से संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, उसके उदाहरण आपको यहां पर ढूंढने हैं। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। आधुनिक औद्योगिक विकास के अभाव में बेरोजगारी भारत में और खासकर शिक्षित लोगों के लिए एक तीखी समस्या बन गई थी। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट बात है ये। मतलब जो औद्योगिक विकास हुए थे, आधुनिक औद्योगिक विकास जो कि यूरोप की देन थे उस समय, वो विकास भारत में नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे विकास भारत में नहीं दिखाई दे रहे थे। इसकी वजह से बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि यहां के रोजगार तो समाप्त हो रहे थे। उनसे जो रोजगारी मिल रही थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश थी, और उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद को आसानी से एक्सेप्ट करते थे। तो जो शिक्षित बेरोजगार थे, जो शिक्षित है वो तो जानते ही था कि ये ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन है वो हमारे हित में नहीं है, स्वभावतः वो उनकी चापलूसी नहीं कर सकता था, ऐसे में वे बेरोजगार रह जाते थे। तो यहां पर वही कहा गया कि अभाव में बेरोजगारी भारत में और खासकर शिक्षित लोगों के लिए एक तीखी समस्या बन गई थी। ये स्टेटमेंट सिरे से सही है। बेरोजगारी के कारण जो भी नौकरियां थी उनके लिए प्रतियोगिता बहुत कड़ी हो गई थी, स्वाभाविक सी बात है, मारामारी थी। कुछ अदूरदर्शी लोगों ने नौकरियों में संप्रदाय, प्रांत या जाति के आधार पर आरक्षण जैसे अल्पदर्शी और अल्प अवधि वाले हल सुझाए। तो वही बात है, ये वो लोग हैं जो इस समस्या को समस्या की तरह नहीं देख रहे हैं कि यदि अगर हम आज ब्रिटिश उपनिवेशवाद को किसी भी तरह से एक्सेप्ट करते हैं तो ये आगे चल करके पूरे राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है। पर उन्हें तो अपनी समस्या का हल चाहिए था। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आज भी ऐसी चीजें होती हैं, आज भी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको मालूम ही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से रोजगार का अवसर यदि अगर आपको आता है सरकार के किसी पक्ष से, भले ही वह पूरे राष्ट्र हित के लिए ना हो, परंतु यदि अगर आप उस कम्युनिटी में आते हैं तो आप उसका लाभ जरूर लेने का प्रयास करते हैं। नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह चीज आप स्वयं बताइएगा। ईडब्ल्यूएस के ऊपर आपका क्या विचार है? तो जब आरक्षण होना शुरू होता है, आज के समय में आरक्षण मतलब किस प्रकार से प्रासंगिक है, इसको तार्किक रूप से देखना चाहिए।
लेकिन कई लोग इसे तार्किक रूप से नहीं देखते हैं। इसकी प्रासंगिकता को भावुक होकर के समझने का प्रयास करते हैं। तो भावुकता से काम नहीं चलेगा, भावुकता के कारण ही यहां नुकसान हो रहा था। कुछ अदूरदर्शी लोगों ने नौकरियों में संप्रदाय, प्रांत और जाति के आधार पर आरक्षण जैसे अल्पदर्शी और अल्प अवधि वाले हल सुझाए थे। ये बात सही है, लेकिन यही जो था वो क्या था, नुकसानदायी था। यही नुकसानदायी था। तो इस प्रकार से कथन तो तीनों सही हैं, लेकिन यही प्रयास सबसे ज्यादा गलत था। तो आर्थिक पिछड़ापन होने का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी तुरंत ले लो और यहीं से संप्रदायवाद, यहीं से प्रांतवाद, यहीं से जातिवाद, यहीं से आरक्षण कि हमें दिया जाए वाली चीज शुरू हुई। इसमें आगे चल करके मुस्लिम्स को टारगेट कर दिया गया, मुस्लिम संप्रदाय को ज्यादा टारगेट किया गया। और शुरुआत में सबसे पहले यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा कि एक विशेष प्रकार से आरक्षण की भूमिका तैयार करनी शुरू करी थी ब्रिटिशर्स ने। जैसा कि आप जानते हैं कि 1806 में मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य संभवतः इसी पर आधारित था, एक पृथक आरक्षित निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदायवाद का कारण नहीं माना जा सकता? देखते हैं कितने लोगों का इसका उत्तर सही होगा। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। कितने लोगों का यह उत्तर सही होने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट। निम्न में से कौन सा संप्रदायवाद का कारण नहीं माना जा सकता है? बेरोजगारी, धर्म, अशिक्षा, रूढ़िवादी राजनीति। किसे? देखिए, संप्रदायवाद का कारण बेरोजगारी होता है और इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने स्पष्ट व्याख्या करी है। जब आप बेरोजगार होते हैं तो अवसर ढूंढते हैं कहीं ना कहीं से रोजगार का, और जैसा कि यहां पे ढूंढा गया, और कुछ लोगों ने संप्रदायवाद को क्या दे दिया, बढ़ावा दे दिया। अब वह संप्रदायवाद प्रांत के आधार पर भी हो सकता है, जाति के आधार पर भी हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है, किसी भी आधार पर हो सकता है। उस समय लैंगिक संप्रदायवाद तो नहीं आया था, लेकिन बाकी संप्रदायवाद आ चुके थे, यह चीज स्पष्ट है। तो इससे हमें यह क्लियर हो जाता है कि बेरोजगारी जो है वो संप्रदायवाद का कारण है। धर्म संप्रदायवाद का कारण है क्या? स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन कई लोगों को यह लगता है कि धर्म भी संप्रदायवाद का कारण है। धर्म संप्रदायवाद का कारण नहीं है, धर्म संप्रदायवाद के अंदर आ जाता है। कब? जब उसका राजनीतिकरण होता है। इस किताब में विपिन चंद्रा जी ने अपने शब्दों में बहुत साधारण तरीके से स्पष्ट किया है कि यदि अगर धर्म और संप्रदाय को समझना हो या सांप्रदायिकता को समझना हो, संप्रदाय नहीं, सांप्रदायिकता को समझना हो, तो संप्रदायवाद धर्म का व्यापारिक हित है या व्यापारीकरण है। जब धर्म का राजनीतिक व्यापारीकरण होता है ना, जब राजनीतिक व्यापारीकरण होता है धर्म का, तो वही संप्रदायवाद कहलाने लगता है। और किसी भी तरीके से राजनीति धर्म से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, और जब प्रेरित होती है तो वही संप्रदायवाद हो जाती है। तो स्पष्टतः संप्रदायवाद जो है उसका कारण धर्म नहीं है, उसका कारण धर्म नहीं है, बल्कि एक टूल के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। धर्म के माध्यम से सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, धर्म सांप्रदायिकता नहीं है। अशिक्षा से सांप्रदायिकता बिल्कुल फैलती है, यह बात स्पष्ट है। जब आप अशिक्षित होते हैं तो आपको भ्रमित करने में किसी को आसानी हो जाती है, कठिनाई नहीं होती। रूढ़िवादी राजनीति इसका सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि सबसे पहले यही सभी चीजों को गेन कराती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है वो थोड़ी दूरदृष्टिता वाले व्यक्ति समझ में आते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि ये धर्म जो है संप्रदायवाद से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे साधारण तौर पर आप मुस्लिम लीग भी कहते हैं, कि स्थापना में कौन शामिल नहीं था? बताइए। 1806 में एक तो ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, माफ कीजिएगा, 1906 में हुई, ढाका में हुई, जो कि अब बांग्लादेश में है। और उस समय आप देख रहे हैं 1906 का समय है, बंगाल विभाजन हो चुका है, और विभाजित बंगाल में ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा है, पूर्वी बंगाल का हिस्सा है। और बंगाल विभाजन के बारे में मैंने शायद भाग 2 में इसको कवर किया है, 2 या 3 में। आप देखिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर था वो भी, आप उसको भी, जिन लोगों का पहला सेशन है वो जरूर जाकर के उसको भी देखें, समझे। तो कौन शामिल नहीं था भाई? आगा खान तो शामिल थे, आगा खान शामिल थे। तो आगा खान, सलीमुल्लाह खान जो कि उस समय नवाब थे, नवाब साहब यही थे, 14 लाख रुपया घूस यही लिए थे। मोहसिन मुल्क भी थे। तो आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन मुल्क, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे।
उस समय ये इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। तो वकार उल मुल्क भी एक नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, वकार उल मुल्क। ये खास मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर के 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये वो प्रेरित मुस्लिम्स थे जो अंग्रेजों की जाल में बड़ी आसानी से फंस चुके थे। आर्थिक रूप से तो फंसे ही हुए थे, 14 लाख रुपए का उधार दिया गया था नवाब साहब को। तो ये तो ब्रिटिश सांप्रदायिकता, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रबल समर्थक थे और इन्हें अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मुस्लिम हित जो है वो हिंदू हित से अलग हैं और कांग्रेस जो है वो हिंदू हित को साध रही है, मुस्लिम हित को साध नहीं रही है। इसी वजह से आपके सदस्यों की संख्या कांग्रेस में कम है। सबसे पहले तो स्पष्ट कारण यही दिया गया। बंगाल के विभाजन का इसीलिए कांग्रेस विरोध कर रहा है, यह भी एक कारण दिया गया। और यही एक कारण हुआ जिसकी वजह से इन सब लोगों ने जिन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करी, ये बंगाल विभाजन के विरोधी नहीं थे बल्कि उसके समर्थक थे। अंततः जब बंगाल का एकीकरण भी हुआ तब भी ये उससे संतुष्ट नहीं थे। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक बीज की तरह काम करने वाला है जो असंतुष्ट मुस्लिम संप्रदाय था। अब देखिए यहां पर जब हम मुस्लिम संप्रदाय की बात करते हैं तो इसमें दो भाग हैं, संतुष्ट और असंतुष्ट। एक वो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूरगामी परिणामों को स्पष्ट देख ही नहीं पा रहा है, या कि देख रहा है पर समझना नहीं चाहता है, या फिर उसकी मजबूरी है कि वह उसका विरोध नहीं कर सकता। जैसे कि एक मजबूरी है कि 14 लाख रुपए आपने लिए हैं, तो कैसे विरोध करेंगे? स्पष्ट बात है, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन वो मुस्लिम जो ये जानते थे कि राष्ट्रवाद जब उदय होगा, या जिस राष्ट्रवाद का उदय किया जा रहा है, और खासकर जब ये राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद है जिसमें तीखा विरोध करना है हमें ब्रिटिशर्स का, तो उसमें हम जाति धर्म को स्थान नहीं दे सकते। परंतु दुर्भाग्य से अवसर तो हम ही दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न फिर से मुस्लिम लीग से संबंधित है। मुस्लिम लीग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना एक वफादार, सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई थी। बिल्कुल कटु एवं तीखे कठिन सत्य लिखे हैं इस शब्दों में। मतलब इस लाइन को पढ़ने में भी एक उत्कंठा सी जागृत होती है कि कैसी मूर्खता भरा यह कार्य था। उस समय मुस्लिम लीग के मुस्लिम्स क्या भारतीय नहीं थे, परंतु शायद उनके मन से पर्दा उठ चुका था कि क्या कभी भारत नाम का एक राष्ट्र उदय होगा। शायद वो उसमें विश्वास ही नहीं रखते थे। उन्हें मालूम था जब कभी भी उदय होगा तो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उदय होगा जिसमें कांग्रेस बड़ा समर्थक होगा। शायद इस चीज से वो भयभीत हो चुके थे। मतलब जब हमें दृष्टि देखनी होती है, जब हमें दूरगामी स्थिति देखनी होती है, उस समय आपका क्या विचार है ये बहुत स्पष्ट रूप से होना चाहिए। शायद इनके मन में, मुस्लिम लीग के स्थापनाकर्ताओं के मन में ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि जब भी, पहली बात तो अंग्रेज से मुक्ति पाना असंभव है, एक तो ये विचार है। और दूसरा विचार है जब मुक्ति मिलेगी भी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ कोई दिला सकता है तो अंग्रेज ही दिला सकते हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये चीज भर गई मन में, जिसके ये परिणाम थे। और इसी कारण यह एक वफादार, पर किसकी? ब्रिटिश उपनिवेशवाद की, सांप्रदायिक किसके प्रति? अपने इस्लाम के प्रति, और अगेंस्ट द अदर रिलीजन्स स्पेशली हिंदुइज्म, और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन कि ये एक गढ़ बन गया। बिल्कुल कड़े शब्दों में इस मुस्लिम लीग के बारे में ये बात स्पष्टतः लिखी हुई है, जो कि सत्य है। इस संगठन ने उपनिवेशवाद की कोई आलोचना नहीं की। अहो दुर्भाग्य कि इन्हें क्यों नहीं दिख रहा था कि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपकी इच्छा क्या है? क्या किसी के कारण से आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, किसी के एहसानों से? क्या स्वतंत्रता किसी एहसानों की मोहताज हो सकती है? क्या आज हम ये कहें कि वो तो धन्य हो ब्रिटिशर्स जो हमें छोड़ करके चले गए, अदरवाइज तो हम स्वतंत्र ही नहीं हो पाते? क्या इस पे बिलीव कर सकता है कोई, या किसी को करना चाहिए? कि ऐसी स्वतंत्रता आप पाना भी चाहेंगे? परंतु शायद ये इन्हें नहीं समझ में आ रहा था और इन्होंने उपनिवेशवाद की आलोचना नहीं करी, बल्कि उसके कड़े समर्थक हुए। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, यह भी एक विशिष्ट दुर्भाग्य। और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधानों की मांग कर ली, जिसको पूरा भी किया गया था। इसकी शुरुआत 1906 में जब मुस्लिम लीग के गठन से हो रही है, तो इसके परिणाम आपको 1909 में मॉर्लेमेंटो सुधार में देखने को मिलेंगे,
जो कि सुधार के नाम पर इन्हीं का सुधार कर रहे थे, भारतीय सुधार नहीं था उसमें, इसीलिए तो उसका कड़ा विरोध किया गया था। लीग ने मॉर्ले मिंटो के से अलग अलग चुनाव मंडलों की मांग उठाई और उसे मनवा भी लिया। इसको मनवाने की विशेष वजह यह थी कि मुस्लिम संप्रदाय के वो लोग जो कांग्रेस में शामिल थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल थे, उन्हें यह लगने लगा था कि कांग्रेस मुस्लिम हित के लिए अग्रसर अधिक नहीं होती है और इसमें हिंदू हित साधने की क्षमता ज्यादा दिख रही है। परिणामतः यदि कल राष्ट्रवाद के कारण राष्ट्र का उदय होता भी है तो वो मुस्लिम हितकारी राष्ट्र नहीं होगा, यह बात इनके मन में बैठ चुकी थी। और इसी कारण इन्होंने कांग्रेस से एक विशेष रूप से मांग कर दी, कांग्रेस से मांग करी कि कांग्रेस में मुस्लिम्स की सीटों का रिजर्वेशन होना चाहिए कि एटलीस्ट इतने मुस्लिम्स कांग्रेस में हो ही हो, जिसका कांग्रेस ने तीखे शब्दों में विरोध किया। स्वयं उनके मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्तियों ने भी विरोध किया, लेकिन जब इस विचारधारा के लोग नहीं माने तो इन्होंने मॉर्ले मिंटो से ये कहा कि हमें अलग चाहिए। तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई तो आगे डिमांड बैठी कि जो काउंसिल है, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस काउंसिल में तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही इंट्रोड्यूस हो सकते थे, जो कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में प्रमुख थी। स्वभावतः अब वो जब कांग्रेस से अलग हो चुके थे, 1906 में कांग्रेस से जब ये अलग हो गए मुस्लिम लीग के लोग, तो अब ये काउंसिल में शामिल कैसे हो सकते थे, जबकि पहले वो कांग्रेस के माध्यम से शामिल होते थे। स्वभावतः जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो इसे भी काउंसिल में स्थान दिया जाना चाहिए। भले ही कांग्रेस ने अपने अंदर मुस्लिम्स के लिए सीटों के रिजर्वेशन की बात ना मानी हो, लेकिन मॉर्ले मिंटो ने एक विशेष संप्रदाय का नाम लेते हुए, या यूं कहते हुए कि भारतीयों का एक दल हमें यह मांग करता है कि उनके लिए सदन में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, भारत के सुधार के रूप में पर्टिकुलर संप्रदाय की यह बात मानना उचित है। आगे कोई और संप्रदाय भी अगर ऐसी मांग उठाएगा तो हम मानेंगे। परिणाम यही हुआ कि 1909 में न सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को इन ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचारधारा के लोगों ने पूरा किया, बल्कि 1919 में अन्य संप्रदायों के लिए भी काउंसिल में अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को एक्सेप्ट किया गया। तो बड़ी सोची समझी रणनीति है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब ब्रिटिशर्स इतना सोच सकते थे तो भारतीय बुद्धिजीवी में से सभी में इस सोच के प्रति एक जुटता क्यों नहीं हो रही थी, जबकि ब्रिटिशर्स में हो रही थी। यह आश्चर्यजनक है। तो यह कथन भी सही है, चारों ऑप्शन सही हैं, सभी सही हैं। कठिन है ये। अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, अहरार आंदोलन जो जब आ रहा है, एक तरफ मुस्लिम लीग का गठन है और मुस्लिम लीग के मुस्लिम सदस्य इस बात की ठेकेदारी लेना शुरू कर देते हैं कि मुस्लिमों का यदि अगर कोई हित करेगा तो मुस्लिम लीग ही करेगा। और यह ठेकेदारी स्वभाव ब्रिटिशर्स से उन्हें मिल रहा है कि तुम ठेकेदार हो, तुम्हारे मुसलमानों को अगर कोई अहित होता है तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो तो हिंदुओं का हित साध ही रही है। यही भावना तो प्रेरित हो रही थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिस समय मुस्लिम लीग बना है तो क्या सारे मुस्लिम लीग में ही हैं या फिर कुछ मुस्लिम कांग्रेस में भी हैं? जी हाँ, हैं। न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद में विचार रखने वाले मुसलमान थे अभी। इन मुस्लिम लीग को मानने वालों की संख्या तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये उग्र बहुत थे। परंतु उसके विपरीत कुछ और उग्र मुस्लिम्स भी थे जो उग्र राष्ट्रवाद का कट्टर रूप से समर्थन भी करते थे और इस्लामिक सांप्रदायिक विचारधारा का विरोध भी करते थे। इसी विरोध को प्रकट करते हुए एक आंदोलन यहां पर चल रहा है जिसे अहरार आंदोलन के रूप में जाना जा रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जो है वो इसके संस्थापक थे। 4 ऑप्शंस आपके समक्ष दिए गए हैं अहरार आंदोलन को लेकर के। जल्दी से बताइए इनमें में से कौन सा सही है। ये अहरार आंदोलन के विषय में आप किसे सही मानते हैं? देखिए, इसमें लिखा हुआ है मोहम्मद अली इसके संस्थापक थे। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इसकी स्थापना 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हुई थी। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया था। इसमें एक नाम लिखेंगे, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान, ठीक है। ये और मोहम्मद अली, ये इसके संस्थापकों में से एक थे। एक और नाम है जो कि अभी मुझे स्पष्टता याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है या फिर आप बुक से देख करके बता सकते हैं तो जरूर बताइए। तो हकीम अजमल खान
मोहम्मद अली ये संस्थापक में से एक थे, एक व्यक्ति का और नाम है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा, इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, यह बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करी है। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक का मतलब ये एस्टैब्लिश हुआ है 1910 में, 1910 में। तो ये 20वीं सदी का प्रारंभिक दशक है, बिल्कुल सही है। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया। तो इसने समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। जैसा कि आपको मालूम है कि सर सैयद अहमद खान जो थे, सैयद अहमद खान, शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये समाज सुधारक थे, बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे, लेकिन बाद में सांप्रदायवाद का बीज बोने में भी ये बहुत आगे रहे। स्वाभाविक सी बात है कि इस आंदोलन के लोग इस विचारधारा के विपरीत थे। ये जो विचारधारा है, अलीगढ़ आंदोलन जो है वो रूढ़िवादी सांप्रदायिकता को न सिर्फ बढ़ावा दे रहा था, बल्कि जैसे राजपक्ष समर्थक का मतलब यहां पर क्या है, कॉलोनिज्म को एक्सेप्ट करना, और साथ ही साथ जो बड़े मुस्लिम पूंजीपति या फिर जमींदारी जो कर रहे थे उनके द्वारा गवर्न की गई चीजों पे बिलीव करना, ऐसी चीज को हम बोल सकते हैं राजपक्ष समर्थक राजनीति। तो इसका विरोध करते थे, स्वाभाविक सी बात है, जो कि अब अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा जो शुरू किया गया था उसने इसी पर बिलीव करना शुरू कर दिया। इसीलिए अलीगढ़ आंदोलन आगे चलकर सही साबित नहीं हो पाया। हाँ, शैक्षिक सुधार, मुस्लिम्स के अंदर जो अशिक्षा का भाव था उसमें सही शैक्षिक सुधार लाने का काम जरूर अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय ने या अलीगढ़ आंदोलन ने किया था। आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बनता है उसमें न सिर्फ मुस्लिम थे, बल्कि हिंदू सभ्यता के लोग भी थे, सिख भी थे और संस्कृत के विद्वान भी थे उसमें, लेकिन अंत में दिक्कत हो गई उसमें। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों बातें सही लिखी हुई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये जो चौथा कथन है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? तत्कालीन पारंपरिक मुसलमान उलेमाओं की राष्ट्रवादी भावनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? अब जब यहाँ पे तत्कालीन बात कर रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद के एक समय को प्रदर्शित जरूर किया जाएगा इस प्रश्न के साथ, लेकिन मैंने उसको लिखना यहाँ पे उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि लगातार आप उसी अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो आप समझ ही पा रहे हैं कि यहाँ पे कंटेम्प्रेरी टाइम का मतलब क्या है या तत्कालीन काल का मतलब क्या है। तो आप इस चीज को तो समझ पा रहे होंगे। तो तत्कालीन पारंपरिक मुसलमान उलेमा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो धार्मिक शिक्षा का प्रमोशन करता है मदरसों के माध्यम से। तो तत्कालीन पारंपरिक मुसलमान उलेमाओं की राष्ट्रवादी भावनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? कितने कथन सत्य हैं आपको ये बताना है, कौन कौन से सही कौन कौन से गलत है। पहला देखते हैं, इनका नेतृत्व मदरसा देवबंद करता था, बिल्कुल करता था शुरुआत में, इसमें कोई खास छुपी बात नहीं है। इन विद्वानों ने, मसलन मुसलमान उलेमाओं ने, मौलाना मोहम्मद अली ने समाचार पत्र अल हिलाल में बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया था। क्या यहां पर ये जो नाम लिखा है ये सही है? मौलाना तो थे भी, लेकिन क्या ये नाम सही है? अभी मौलाना मोहम्मद अली के ऊपर आपने देखा कि वो अहरार आंदोलन जो है वो चला रहे हैं, पर यहां पर अल हिलाल के बारे में भी क्या सही है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इस समाचार पत्र को 1910 में प्रकाशित किया गया। मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे युवकों ने संदेश दिया कि राष्ट्रवाद और इस्लाम का आपस में कोई विरोध नहीं है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन कौन से सही हैं? जल्दी से। जब हम मौलाना की बात करते हैं तो अबुल कलाम आजाद का नाम आ जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, उन्होंने, अबुल कलाम आजाद, तो मौलाना आजाद जो थे, मौलाना आजाद ने इस समाचार पत्र अल हिलाल को प्रकाशित किया था, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष 1910 नहीं है, 1912 है। 1912 है। 1910 में अरहार जो आंदोलन है वो चल रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, डेट से याद रखनी थोड़ी बहुत। तो ये समाचार पत्र को प्रकाशित किया, और ये जो अल हिलाल है या अल हलाल जो है, ये बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचारक था। आप समझ सकते हैं कि इसमें संप्रदायवाद को कोई स्थान नहीं दिया गया था, और कांग्रेस के बड़े अच्छे सदस्य थे ये अब्दुल कलाम आजाद साहब,
हालांकि ये जो चल रहा है अल हिलाल के माध्यम से जो इस आंदोलन को नेतृत्व दिया जा रहा है, उसमें मौलाना आजाद सहित मौलाना मोहम्मद अली शामिल हैं और दूसरे युवक भी शामिल। आपको मालूम है यहाँ पे युवक शब्द क्यों लिखा? आप कहेंगे सर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो मतलब काफी, जो उनकी तस्वीर आपने देखी होगी वृद्धावस्था की देखी होगी, ये मालूम है जिस समय ये कर रहे हैं उस समय 24 वर्ष के हैं, मात्र युवा हैं, हमारे आपकी तरह, बल्कि आपकी तरह। तो मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे युवकों ने संदेश दिया कि राष्ट्रवाद और इस्लाम का आपस में कोई विरोध नहीं है। यहाँ युवा होने का मतलब शारीरिक युवापन से भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। आपके विचार युवा होने चाहिए, शक्ति युवा होनी चाहिए, जज्बा जोश युवा होना चाहिए। आप 90 वर्ष की आयु में भी युवा रह सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वह जोश जिंदा हो। ठीक है, खैर ये तो एक थोड़ी इतर बात हो गई, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली और दूसरे युवकों ने संदेश दिया कि राष्ट्रवाद और इस्लाम का आपस में कोई विरोध नहीं है। स्पष्ट रूप से देना पड़ा विरोध, ये स्टेटमेंट। तो ये चौथा वाला जो बात है बिल्कुल सही है, पहली जो बात है ये भी सही है, लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा कथन है इसमें कुछ गड़बड़ी है मामला, कुछ क्या काफी गड़बड़ी है। तो पूछा गया कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, और वो कौन कौन से सही हैं? पहला और चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कितने कथन सत्य हैं? ईमानदारी से बताइएगा। एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर्स जो कवर हो रहे हैं आपको स्पष्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं? और यदि अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि एक चूक आपसे हो रही होगी, आप इसको पढ़ने के बाद किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इस सेशन को करने के बाद किताब पढ़ते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उस किताब में लिखी चीजें समझ में ना आए। बड़ी मेहनत करके इसके प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उस मेहनत से थोड़ी सी उम्मीद आपको ये है, आपसे ये है कि आप इसके बाद बुक रीडिंग करने के पश्चात इस वीडियो को दोबारा से जरूर देखें। तो एक वीडियो को यदि अगर आप 2 बार देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए कोई कष्टकारी है और आपकी प्रिपरेशन के लिए किसी प्रकार से अहितकारी है। 1911 में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच युद्ध छिड़ गया था। 1912-13 में तुर्की और बाल्कन देशों से युद्ध हुआ। कथन कितने सत्य हैं ये आपको बताना है, पिछले स्टेटमेंट की तरह। यह सही बात है कि 1911 में तुर्की, उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच में युद्ध छिड़ गया, यह बात बिल्कुल सही है। 1912-13 में तुर्की और बाल्कन देशों में युद्ध हुआ, इसी कारण से यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय मुसलमानों ने भी तुर्की के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई, और बाल्कन युद्ध और उसके बाद भी ब्रिटेन की नीति तुर्कों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण न थी। फिर से पढ़ता हूं स्टेटमेंट। भारतीय मुसलमानों ने भी तुर्की के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई, बाल्कन युद्ध और उसके बाद भी ब्रिटेन की नीति तुर्की के प्रति सहानुभूतिपूर्ण न थी। बिल्कुल सही। भारत में तुर्की समर्थक और खलीफा समर्थकों की भावनाएं साम्राज्यवाद विरोधी हो गईं। अब आपको लग रहा होगा कि यार अगर ये ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा बात है। देखिए, इसको समझाने का प्रयास करते हैं और इसके क्या परिणाम निकलेंगे बाद में उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1911 में ये कांड शुरू हुआ है, बात बिल्कुल सही है, और आगे चल करके 1914 में आप प्रथम विश्व युद्ध कहीं ना कहीं इसी के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिल जाएगा आपको, वो पहुंचेंगे वहां तक हम। भारतीय मुसलमान जो कि तुर्की के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनके अंदर बहुत तेजी से सहानुभूति की लहर दौड़ी। उसका कारण क्या था? तुर्क में इस्लाम के कई सारे चिन्ह हैं, जो धार्मिक स्थल हैं इस्लाम के, वो वहां हैं। तो ये स्वभाव है, ये स्वभावतः सही है कि आपका लगाव उस जगह से जरूर हो जाएगा जहां आपके धार्मिक निशान हो, जो आपके लिए तीर्थस्थल की तरह हो, आपके धर्म की तरह, और वहां यदि अगर कोई अत्याचार हो रहा हो तो आपका उसके प्रति स्पष्ट रूप से झुकाव हो ही जाएगा, जो कि यहां भी हुआ। क्या इसमें आपको कोई गलती दिखती है? मुझे लगता नहीं कि कोई गलती दिखेगी। उस समय तुर्की में जो शासक थे वो खलीफा थे। खलीफा जो है वो इस्लाम के धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं, जो इस्लामिक धर्मगुरु होते हैं तत्कालीन समयों में। तो ये भी एक सहानुभूति का कारण था कि हमारे तीर्थस्थल और साथ ही साथ हमारे खलीफा के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से विश्व में किसी भी इस्लामिक व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे विचार होने के साथ साथ यदि अगर भारत के मुस्लिम्स की सहानुभूति अगर तुर्क में हो रही है तो ये स्वभावतः स्पष्ट रूप से होनी ही थी।
तो ये हुई, तमाम सारे सहयोग यहां से भेजे गए, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम यहां से वहां गई उनको घायलों को सही करने के लिए वगैरह। और बाल्कन युद्ध और इसके बाद भी ब्रिटेन नीति तुर्की के प्रति सहानुभूतिपूर्ण न थी। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, वो अंग्रेज जो थे वो तुर्क और तुर्क के जो शासक थे उनके खिलाफ बिल्कुल सहानुभूति नहीं रखते थे, उनको आड़े हाथ लेते थे। तो अंग्रेज यहां भारत में तो भारतीयों को परेशान कर ही रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, विरोध चल रहा है, और इसी के साथ साथ तुर्क में भी यही काम चल रहा है। तो मुस्लिम्स के को सीधा, पूरे विश्व के मुस्लिम्स को सीधा अंग्रेजों ने आड़े हाथ ले लिया एक तरीके से, आप ये समझिए। अब समस्या ये थी कि इधर मुस्लिम लीग बनी हुई थी, इधर क्या बनी थी? मुस्लिम लीग। आप देखिए विचारों को समझिए, मुस्लिम लीग भारत में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समर्थक से ही बनी है, कहीं ना कहीं क्या डेफिनेटली बनी है। अब दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेजों के विरोध में आ चुके हैं, ये वो मुसलमान हैं जो अंग्रेजों की सहायता से अपने अस्तित्व को तलाशने का प्रयास करे तो फंस गए। इसीलिए एक समय आता है जो 1911 से लेकर के लगभग 1924 के आसपास तक मुस्लिम लीग भारत में एक्टिव नहीं रही। आप देखेंगे इतिहास में 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, उसके बाद कहां गायब हो जाती है? उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना वापस लेकर के आते हैं उसको, तब तक ये सारे कांड हो चुके हैं। तो बहुत ही गंभीर बात है ये। एक मौका था यहां पर सुधार का मुस्लिम लीग को, लेकिन एहसानों तले जब आप किसी के दब जाते हैं तो आप ये देखते हुए कि भी ये सही नहीं हो रहा है, आप नहीं बोल पाते। इसलिए किसी से एहसान लेते समय एक नहीं 1000 दफा, लोग कहते हैं 100 दफा सोच में, कितना 1000 दफा, लाखों दफा सोचिए। एहसान बहुत कठिन चीज है। तो ये यहां मुस्लिम लीग गायब है, और इस दौरान मुसलमानों के मन में अभी मुस्लिम लीग जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं संप्रदायवाद जो था उसका समर्थन कर रही थी ना, और तमाम सारे मुस्लिम जिसके अंदर ये ज्वाला जग रही थी उसको इसमें शामिल करती जा रही थी। और अब संप्रदायवाद विरोधी हो गई है मुस्लिम जनता, क्योंकि यदि अगर कोई भी तुर्क के खिलाफ अंग्रेजों के लिए खड़ा होता है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता है, तुर्क के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता है, तो वह व्यक्ति इन मुस्लिम्स की और इस्लाम की सहायता करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां साम्राज्यवाद तो रह नहीं गया फिर। तो साम्राज्यवाद विरोधी हो गए। कौन सा साम्राज्य? ब्रिटिश साम्राज्यवाद। भाई ब्रिटेन ही तो उस समय साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा था, औपनिवेशवादिकता को बढ़ावा दे रहा था। संप्रदायवाद जो था वो समाप्त होने लगा, साम्राज्यवाद समाप्त होने लगा। तो भारत में भी तुर्की समर्थक और खलीफा समर्थकों की जो भावनाएं थी वो साम्राज्यवाद विरोधी हो गई। और कौन सा साम्राज्यवाद? ब्रिटिश साम्राज्य, जो कि अभी यहां पर समर्थक के रूप में दिखाई दे रही थी। एक्सेप्शनली जिन लोगों ने मुस्लिम लीग का गठन किया था, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट पूछा गया, कितने कथन सत्य हैं? ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, सही तो ये चौथा भी है, तीसरा भी है, तो सारे सही हो गए क्या? सभी कथन सही हैं भाई, सभी कथन सही हैं। सी। अब लेकिन यहां दिक्कत है। अब दिक्कत यहां ये हो जाएगी कि अब यहां से बढ़ावा जो है मिलना शुरू हो जाएगा, यहां से बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पे मुस्लिम एकता जो है वो बड़ी तेजी से संगठित होनी शुरू हो जाएगी। और इस मुस्लिम एकता के संगठित होने के बाद फिर से संप्रदायवाद की जब आग जलेगी, तो अब तक एक बड़ी मुस्लिम जनता समर्थित रूप से एक हो चुकी होगी। यही थोड़ा सा नुकसान है। तो आप देखेंगे कि इस कारण को बड़े अच्छी तरीके से विपिन चंद्रा जी ने अपने किताब में उकेरा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको पढ़िएगा और उन कारणों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों आखिर भारत का बंटवारा हुआ है। इन 1-2 पैराग्राफ से आपको वहां पर स्पष्ट बातें पता चल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं तब तक अगले प्रश्न में। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। उपरोक्त में से किसने होम रूल लोग आंदोलन में भाग लिया? किसने होम रूल आंदोलन में भाग लिया? अब ये जब चीजें ये चल रही थी ना, मतलब टर्की के विरोध हो रहे हैं,
भारत में उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेता चला जा रहा है। मुस्लिम्स भी अब साम्राज्यवाद के विरोधी हो चुके हैं, कॉलोनिज्म जो उसके विरोधी हो चुके हैं, जो कि तेजी से नहीं हो रहे थे, लेकिन टर्की वाला जो कांड हुआ उसकी वजह से तेजी से हो गए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने भारत को एक बार फिर से मौका दिया कि हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का फायदा उठा करके होम रूल लीग, होम रूल का मतलब होता है गृह शासन, गृह शासन, हमारे घर का खुद का शासन, स्वशासन का एक रूप है। तो इन व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए कि कौन होम रूल लीग में शामिल था। एनी बेसेंट, उन्होंने भी होम रूल लीग चलाया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। लोकमान्य तिलक, इंडियन होम रूल लीग। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल थे क्या? तो आप दूसरा और तीसरा कहेंगे या तीसरा और चौथा कहेंगे या केवल एक कहेंगे या सभी कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल थे। ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली 1916 में इन लोगों ने होम रूल लीग बनाया, 1916 में दोनों लोगों ने। ये अंग्रेज थी जो कि भारतीय राष्ट्रवाद से बहुत प्रेरित थी और चाहती थी कि भारत जो है वो स्वतंत्र हो, इस बात की वो कट्टर समर्थक हैं। लोकमान्य तिलक ने बरार, महाराष्ट्र और कर्नाटक इत्यादि का जो क्षेत्र था उसमें ये आंदोलन को प्रचारित किया। शेष भारत की जिम्मेदारी एनी बेसेंट ने उठा ली। तेजी से स्वशासन की बातें चलने लगी। और जब 1916 की मैं बात कर रहा हूं, यहां आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो चुका है, जो कि आगे कंटिन्यू है 1916 में भी, जो कि 18 में जाके कहीं बंद होने वाला है। तो अंग्रेजों के लिए बड़े कठिन समय है ये। इसमें चारों लोग शामिल हैं, हालांकि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। होम रूल लीग के विषय में कौन सा कथन सही है? 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। अरे ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक का आंदोलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में आधारित था और इस दौरान एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिकाएं संचालित की। तो आइए जरा देखते हैं ये बात सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है ये, और इसके सही होने में अप्रैल 1916 में बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, जो कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में और बरार में आधारित हुआ था, यानी कि बेस था, सेंट्रलाइज था। तो इस तरीके से यहां तक ये स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट पूरा सही है। लेकिन इसके आगे बेलगाम में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है, इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी। लेकिन यहां पे जो नाम लिखा है ना, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये गलत हो गया है। ये नाम यहां पर ये नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था इंडियन होम रूल लीग। तो ये इंडियन होम रूल लीग की एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था। स्वभावतः यदि अगर हम कहें कि एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की तो ये भी गलत हो गया। जब ये गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक इंटरचेंज हो गया ये। बाकी सही है, सितंबर 1916 में ये ऐसा हुआ है। बाद में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत कड़े विरोध हुए शायद 1917 में, फिर सितंबर 1917 में उन्हें जल्दी ही छोड़ भी दिया गया। बड़ा उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था वो, ये भी था। तिलक का आंदोलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में था, ये सही है। 2 स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, पहला स्टेटमेंट ये वाला सही है। अच्छा, 5वां भी है इसमें। इस दौरान एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पुस्तिका की या पत्रिका को लॉन्च किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट्स के दौरान ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे एक ही विषय पर आधारित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो आपको पता चल गया इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला सही है, चौथा सही है और 5वां सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर भी देख पा रहे हैं आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गदर पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या है? गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था। बिल्कुल सही बात है। कुछ पंजाब प्रांत से रिलेटेड कुछ व्यक्ति थे जो नौकरी पाने के लिए, इसमें से कई जो है
आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी थे या पर्सन्स भी थे जो कि विदेश गए हुए थे नौकरी पाने के लिए, अमेरिका, कनाडा वगैरह, लेकिन वहां जो है वहां उनको पर्याप्त नौकरी मिली नहीं और नस्ल भेदी जो कह सकते हैं विरोध होता है उसका इन्हें सामना करना पड़ा। और जब नस्लवेदी विरोध का सामना करना पड़ा तो वहां पर भी इनके अंदर राष्ट्रवादिता जो है जगी जबरदस्त तरीके से। तो गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। बिल्कुल सही बात है, यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय था क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ही था, भारत में एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ था ये। और वहां से भारत और दुनिया भर में जहां जहां भी भारतीय थे उनको ये एकजुट करता था। इसका गठन 1915 में हुआ था, ये तो गलत बात है। जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था, ये बिल्कुल सही है, सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1913 में, 1913 में, 15 में नहीं। तो स्टेटमेंट हो गया गलत, लेकिन बाकी बातें इसकी सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका पुराना नाम पैसिफिक कोस्ट इंडियन हिंदुस्तान एसोसिएशन था, हिंदुस्तान एसोसिएशन था, बिल्कुल सही बात है। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसका प्रारंभिक नाम है, लेकिन बाद में जब गदर पत्रिका जो है वो लॉन्च करी गई, गदर नाम की पत्रिका लॉन्च करी गई, तब इस पार्टी का नाम गदर पार्टी हो गया। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, ये सब नाम आपने सुने होंगे जो इस पार्टी के संचालक थे, संस्थापक संचालक व्यक्ति थे। गदर पत्रिका जब आई ना, तो गदर पत्रिका में एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उग्रवाद राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग चाहिए। रिक्रूटमेंट इन्होंने एक तरीके से ओपन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है हमको मतलब एक गदर का पूरा नाम रखा, उसमें सब टाइटल दिया अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है, गदर टाइटल दिया पत्रिका का और लिखा अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन, एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल। और लिखा कि आवश्यकता है अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीयों की। कहा गया तनख्वाह क्या मिलेगी, तनख्वाह, कहा गया तनख्वाह मिलेगी मौत। बोले कि युद्धस्थल भारत, बोले कि पेंशन आजादी, ऐसे करके कड़े स्टेटमेंट्स दिए गए थे। गदर था ये। तो ये भी शुरू हुआ है, ये आपका 1913 में शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही चल गया पहले ही, पहला सही है, इसके अलावा दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 1, 3 और 4 सही हो गए, ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आज की सभा में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे, इस प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, अगले भाग में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप सब लोग इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से, यहां पर इस लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं, या फिर आप सीधा इसे आप स्कैन करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हो। सभी लोग इस किताब को जरूर पढ़िएगा, सेशन समाप्ति की ओर है ये वाला, और ये चैप्टर भी, और आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को एक पृष्ठभूमि के तौर पर आप जरूर पढ़ें। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।